हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 वीडियो है निर्देशांक ज्यामिति में। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूले को लेकर के। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बता दिया था कि किस तरह से इसमें एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। इसके बाद में हमने जाना था कि कैसे किसी भी पॉइंट को डिनोट करेंगे, कैसे उसको निरूपित करेंगे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलोंग। साथ ही साथ में क्वाड्रेंट कैसे हैं, भुज क्या है, कोटि क्या है, एब्सेसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ऑरिजिन कहाँ है, किस तरीके से उसके प्लस प्लस चिन्ह हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को हमने स्टडी कर लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला की। इससे पहले हमने एक फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था, जिसमें कुछ इस तरह से हमने उसको डिफाइन किया था कि कोई दो पॉइंट हैं ए एंड बी, एक के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ए बी, या जिसको मैंने डी कह दिया था, तो उसकी डिस्टेंस थी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ में ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव होता है, इसका भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने करके देखा था। और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था कि अगर चार वर्टेक्स आपको दे रखे हैं ए बी सी डी, चारों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, प्रूफ कीजिए कि एक रेक्टेंगल है या प्रूफ कीजिए कि एक स्क्वायर है। इस तरीके से भी हमने क्वेश्चनों को प्रूफ किया था कि ये ए बी डिस्टेंस सी डी के इक्वल आनी चाहिए, बी सी ए डी के इक्वल आनी चाहिए। साथ ही साथ में जो डायगोनल है वो कहाँ, मिड पॉइंट पर कट करने चाहिए। इसका मतलब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ लिया था। अगर मैं इसी में मिड पॉइंट की बात करना चाहूँ, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, उसका मिड पॉइंट कोई सी है, तो इस सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पॉइंट x1 y1 और x2 y2 का मिड पॉइंट मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर ये वाली बात। यानी कि अगर कोई रेखा ए बी है तो उसको बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड करने वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया है। आज हम सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे, और सेक्शन फार्मूला में भी कुछ इसी प्रकार की कंडीशन है कि मान लीजिए कोई रेखा ए बी है। अब मान लीजिए कोई दो पॉइंट हैं या कोई एक ही पॉइंट सी है जो इस रेखा को बिल्कुल बीचों बीच में तो नहीं कट कर रहा, मान लीजिए 1:2 के रेशियो में कट कर रहा है, तब हम इस सी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। या मान लीजिए कि एक और पॉइंट है कोई डी, वो भी इस तरीके से कट कर रहा है, तब हम इन सी और डी को कैसे फाइंड करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये आज हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत। तो चलिए चलते हैं सेक्शन फार्मूला की तरफ। प्यारे बच्चों, ए और बी कोई दो पॉइंट हैं, ए बी उनको मिलाने वाली रेखा है, सी कोई ऐसा पॉइंट है जो उस ए बी रेखा को m1 रेशियो m2 के रेशियो में कट कर रहा है। मैंने रेशियो को m1 और m2 ले लिया, ये कभी भी बदल सकते हैं, 1:2, 2:3, 4:5, 5:6, जो भी हो सकता है, ठीक है। वो m1 रेशियो m2 में कट कर रहा है, तब c के पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें दो प्रकार से प्रतिच्छेदन होता है। कैसे कैसे हो सकता है, एक तो वह बिंदु इसी रेखा पर है, तो ये कहलाता है अंतःखंड के रूप में, ठीक है, यानी अंतः विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः विभाजन। और एक कहलाता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन कैसे होगा कि मान लीजिए मैंने ऐसे करके इस पर क्या लगा दिया, मार्कर लगा दिया। ये मार्कर इस रेखा पर नहीं है, इस रेखा पर नहीं है मार्कर, लेकिन इस मार्कर की वजह से भी ये रेखा दो भागों में डिवाइड हो गई, विभाजित हो गई, पार्टीशन हो गई, तो ये कहलाता है इसका एक्सटर्नल डिवाइडेशन, ठीक है। और ये जो उस रेखा पर है तो वो कहलाएगा इंटरनल डिवाइडेशन, ये कहलाएगा अंतः विभाजन और ये कहलाएगा बाह्य विभाजन। दोनों के लिए फॉर्मूले लगभग सेम है, कुछ चिन्हों का अंतर रहेगा, दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंतः विभाजन पहले पढ़ रहे हैं हम, अंतः विभाजन के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए कैसे कोऑर्डिनेट आएंगे, सी बिंदु के कोऑर्डिनेट आएंगे। फॉर्मूला होता है बेटा इसका m1 इधर वाला अनुपात मल्टीप्लाई में दूसरा तरफ का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, नीचे जो रेशियो है उनका एडिशन, ठीक है, कॉमा। इसी तरह से ये हो गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट सेम फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। यही चीज अगर बाह्य विभाजन होता, एक्सटर्नल होता, तब इस सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, बस चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1
अपॉन m1 माइनस m2 m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। गॉट इट? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन को, एक एग्जाम्पल को लेते हैं और उसके थ्रू इन सारी बातों को समझते हैं। ये फॉर्मूले में थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ जिससे कि आप इसको देख करके फिर कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों हमने। इसमें क्या है कि कोई दो बिंदु हैं 6,3 और -4,5। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु C है जो 3:2 3:2 के रेशियो में इनिशियल यानी इंटरनल डिवाइड कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। तो इसे C के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। जाहिर सी बात है कि m1 की वैल्यू m1:m2 की वैल्यू दे रखी है आपको 3:2, x1 y1 जो दे रखा है पॉइंट वो दे रखा है 6,3 और x2 y2 जो पॉइंट दे रखा है बच्चों वो दे रखा है -4,5। आपको चाहिए C के कोऑर्डिनेट। C के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला सामने रखा हुआ है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, करिए बेटा सॉल्व। इसको कैसे करेंगे? m1 x2, m1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है -4, तो 3 इंटू -4 प्लस m2 2 इंटू x1 6 अपॉन 3 प्लस 2। ऐसे ही दूसरा वाला लीजिए 3 इंटू y2 कितना बेटा? y2 5 प्लस m2 2 इंटू y1 3 अपॉन 3 प्लस 2। सॉल्व कीजिए इसको तो ये हो जाएगा -12 प्लस के 12 अपॉन 5 कॉमा 15 प्लस के 6 अपॉन 5। सॉल्व आउट करेंगे तो बेटा -12 प्लस के 12 0 हो गया, 0 15 और 6 21/5। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा क्या था क्वेश्चन? दो पॉइंट्स दिए गए हैं A और B, तीसरा कोई पॉइंट है C जो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है इंटरनली। तो उसके C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो C के कोऑर्डिनेट के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है? m1 एक तरफ वाला रेशियो इंटू x2 दूसरा कोऑर्डिनेट x का। x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो सारे कोऑर्डिनेट x के, y के निकाल रहे हैं तो y के यूज होंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इसी में लगा लेंगे। यही अगर वो कह देता कि बाह्य विभाजन है तो सिर्फ क्या हो जाता, जहाँ जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ प्लस की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं? माइनस यूज़ करते हैं और आंसर नया आ जाता। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा। एक और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर है। दो पॉइंट दे रखे हैं -1,3 4,7। कोई तीसरा पॉइंट है C जो 3:4 के रेशियो में कट करता है और इस C के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। सिंपल सी बात है, एक क्या दिया हुआ है x1 y1, एक क्या दिया हुआ है x2 y2 और ये क्या दिया हुआ है m1 और m2। तो लगा दीजिए C के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला। क्या लगेगा बेटा? m1 इंटू x2 4 प्लस m2 4 इंटू -1 अपॉन 3 प्लस 4। अब y के कोऑर्डिनेट लेंगे तो 3 इंटू -7 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 4। सॉल्व आउट करेंगे 12 माइनस के 4 अपॉन 7 माइनस के 21 प्लस के 12 अपॉन 7। सॉल्व आउट करिए 12 माइनस के 4 होते हैं 8 1 7 और माइनस के 21 तो ये हो गए 9 माइनस के अपॉन 7। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे आप। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है दो पॉइंट्स हैं 2, -3 और 5, 6। इन दोनों पॉइंटों को, बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है उसको कोई x अक्ष लाइन कट कर रही है, x एक्सिस कट कर रही है। तो वो किस रेशियो में कट कर रही है हमें नहीं मालूम, ये भी हमें निकालना है, और किस पॉइंट पर कट कर रही है ये भी हमें निकालना है। मान लीजिए कि ये x एक्सिस लाइन है जो इसको यहाँ कट कर रही है पॉइंट C पर। इस C के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं और मैंने ये मान लिया कि m1:m2 के रेशियो में ये कट कर रही है। ठीक है, तो यानी m1:m2 की वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी होगी। एक बात ध्यान रखिए, x एक्सिस जब इसको कट कर रहा है तो x एक्सिस के कट करने का मतलब बेटा इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो गया, यानी कि c बराबर जो आएगा वो x 0 होगा, यानी उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा 0। अब x में क्या आएगा ये अभी हमें नहीं मालूम, उसकी भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब जनरली यूजुअल मेथड जो हम यूज़ करते हैं केवल उसी से यूज़ करेंगे। हमने ये मान लिया है कि x, 0 c के कोऑर्डिनेट हैं जिसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और m1:m2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। हम अगर c के कोऑर्डिनेट निकालते तो क्या लिखते? m1 इंटू x2 यानी इंटू 5 प्लस m2 इंटू x1 यानी 2 अपॉन m1 प्लस m2।
कॉमा y के लिए क्या लिखते हैं, m1 इंटू y2 6 प्लस m2 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये क्या कर दिया, ठीक है। अब हमको c के कोऑर्डिनेट वाकई में पता है, क्या है, x, 0 है। तो हम क्या कर देंगे, पहले इस 0 वाले कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो, y वाला कोऑर्डिनेट ही ये है और y वाला ही कोऑर्डिनेट ये है, इसको कंपेयर करके यहाँ ले आइए तो 0 के बराबर आ गया आपका 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 को इधर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 6m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3m2 और 3 2 जा 6, तो यानी m1 अपॉन m2 की वैल्यू आ गई बच्चे 1/2, यानी एक रेशियो 2 के अनुपात में वो से कट कर रही है। एक हिस्सा 1 है तो दूसरा हिस्सा 2 है, यानी एक हिस्सा अगर x है तो दूसरा हिस्सा 2x है, एक हिस्सा अगर 10 का है तो दूसरा हिस्सा 20 सेंटीमीटर का है, 1:2 के रेशियो में उसे कट कर रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे x की भी वैल्यू निकालनी है तो बस उस m1 और m2 की वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे 1 और 2 के रूप में, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो निकल के आ जाएगा आपका, क्या निकल के आएगा बच्चों, m1 की जगह पर 1 लगेगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस m2 की जगह पर 2 लगेगा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 + 2 यानी 3, यानी कि 9/3 यानी 3, दैट इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट है वो 3,0 है और जो रेशियो है यानी m1 रेशियो m2 जो है वो क्या है, 1:2 है। 1:2 के अनुपात में इन और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष 3,0 बिंदुओं पर कट कर रहा है। 3,0 बिंदु ही हमें बता रहा है कि यह बिंदु x अक्ष पर ही होगा, y का मान 0 है इसलिए, ठीक है। चलते हैं एक नई प्रकार की प्रॉब्लम देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट तरह की एक क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाएगा, ये भी एक आपके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1, -2, -3, 4। इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पर कोई 2 पॉइंट सी और डी इस प्रकार हैं कि इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है, 3 समान भागों में बांटते हैं। तब आपको इन दोनों पॉइंट के सी के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं और डी के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर मैं ये मान लूं कि ये रेखा 30 सेंटीमीटर की है तो समत्रिभाजित होने का मतलब क्या हो गया कि ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस डी बिंदु को ढक लूं, मान लूं कि मेरे पास नहीं है, तो अब एक्चुअली में सी जो है वो किस रेशियो से कट कर रहा होगा, ये 10 का हो गया, ये 20 का हो गया, इसका मतलब 1:2 के लिए। इसका मतलब इस वाले सी पॉइंट के लिए 1:2 का रेशियो ऐसे ऐसे लगेगा, राइट। लेकिन अगर मैं फिर सी को ढक लूंगा तब क्या हो जाएगा, यही रेशियो बदल जाएंगे, डी से इधर वाला हिस्सा तो हो जाएगा 10 का और इधर वाला हिस्सा हो जाएगा 20 का, तब फिर से रेशियो लग जाएगा 1:2 इधर के लिए, क्लियर ना। यानी कि पहले रेशियो लग जाएगा अगर सी की बात करेंगे तो 1:2, फिर अगर डी के लिए बात करेंगे तो 1:2, इस तरह से, यानी 2:1 और 1:2 इस तरीके से रेशियो लग जाएगा और फिर हम दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो फिलहाल बिंदु सी के लिए, ठीक है, बिंदु सी के लिए क्या हो जाएंगे बेटा, m1:m2 की वैल्यू 1:2 हो जाएगी। निकाल लीजिए बेटा सी की वैल्यू, क्या कैसे निकालेंगे, m1 यानी 1 इंटू x2 -3 प्लस m2 2 इंटू x1 1 अपॉन 1 प्लस कॉमा 1 इंटू 4 2 इंटू -2 अपॉन 1 + 2। सॉल्व आउट कर लीजिए इनको, माइनस का 3 प्लस के 2 अपॉन 3, 4 माइनस के 4 अपॉन 3। सॉल्व आउट करेंगे बेटा तो माइनस के 1/3, 0, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही अगर बेटा मैं डी की बात करूं, बिंदु डी के लिए, तो डी के लिए क्या हो जाएगा, यही m1:m2 कितना हो जाएगा, डी की अगर बात करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। डी के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1। तब क्या लगाएंगे हम, m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू माइनस के 3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 + 1, 2 + 1। y1 के लिए भी 2 इंटू y2 यानी कि 4 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 अपॉन 2 + 1। सॉल्व आउट करेंगे बेटा तो माइनस के 6 प्लस का 1 माइनस के हो गए 5/3, 4 दूनी 8 और माइनस के 2 ये हो गए बेटा 6/3। इसको कट कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, माइनस के 5/3, 2, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों ही सी और डी बिंदुओं के आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं। कैसे किया था, एक बार जब सी के लिए बात करेंगे तो डी को मान लेंगे कि है नहीं,
1:2 के रेशियो में लगाएंगे। जब डी के लिए बात करेंगे तो इधर को हटा देंगे तो ये 2:1 के रूप में रेशियो यूज़ करेंगे और दोनों ही बिंदुओं के निर्देशांक आ जाएंगे। अब कुछ और कठिन भाषा वाले प्रश्नों को देखते हैं कि जिनकी लैंग्वेज पढ़ने के बाद में, प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बहुत बड़ा पार्ट होता है। सवाल आपको आता है, सवाल में अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये गिवन है, ये फाइंड करना, तो फिर आपको आता है कैसे करना है। लेकिन सवाल में से यही फाइंड करना कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, यही बहुत बड़ी कलाकारी है, यही मैथमेटिक्स है, यही सोचना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए भी टिपिकल लगती है बच्चों को क्योंकि इसका जो लैंग्वेजिस्टिक पार्ट होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो मैं ऐसे ही कठिन कठिन भाषा वाले सारे प्रश्नों को ले रहा हूँ, उनको आप लोग खुद भी देखिएगा और उसमें से देखिएगा कि ये वाला प्रश्न ऐसे ऐसे करना था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ए बी सी, 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1,3, 1, -1, 5,1। ट्राइंगल एबीसी के ये वर्टेक्स दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं। तो ए पॉइंट से होकर जाने वाली मीडियन यानी माध्यिका की लंबाई आपको फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द मीडियन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो बेटा मीडियन क्या होता है ये जान लीजिए। एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया आपका ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। मीडियन होता क्या है? मीडियन का मतलब है कि ऐसी रेखा जो इस शीर्ष से होकर जा रही हो और बी और सी के मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु मान लीजिए डी है से होकर के जा रही है। ये जो ए डी रेखा है, यही ए डी रेखा आपकी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ठीक है, यानी कि वो बी और सी के मिड से होकर के जा रही है। ऐसे ही अगर बी से कोई मीडियन जाएगी तो वो ए और सी के मिड पॉइंट से होकर के जाएगी, उनको मिलाने वाली रेखा हो जाएगी। आपसे यही कहा गया है कि ए की जो निर्देशांक है वो -1,3, बी के जो हैं वो 1,-1, सी के जो हैं वो 5,1 है। तो आपको ए से होकर जाने वाली मीडियन ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमने पढ़ा है क्या, एक रेखा की लंबाई निकालने के लिए ये बिंदु और ये बिंदु दोनों बिंदु उसके होने चाहिए। एक पॉइंट तो हमारे पास ए है, अगर डी और मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। अब ये जो डी पॉइंट है ये इस रेखा को कितने रेशियो में कट कर रहा है? 1:1 में। क्यों? 2 बराबर भागी तो बांट रहा है, मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट पहले तो निकाल लीजिए बेटा। कैसे सिखाए हमने? x1 + x2/2 यानी 1 + 5/2 -1 + 1/2। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बेटा? 3, 5 और 1 6/2 3, ये 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको बस माध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो माध्यिका ए डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट के अंदर ये x1 y1 एक को x2 y2, तो x2 - x1 यानी कि 3 प्लस का हो जाएगा बेटा 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 और 9 25 रूट के अंदर वैल्यू आई यानी उसकी वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब 5 मात्रक मीडियन की लंबाई है। ए डी की वैल्यू कितनी है? 5 है। डी के भी कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए हैं 3,0। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं कि बिंदु बी से होकर जाने वाली मीडियन बी ई की लंबाई याद कीजिए। ऐसे ही सी से होकर के जाने वाली मीडियन सी एफ की भी लंबाई याद कीजिए। प्यारे बच्चों एक बात और, इस मीडियन पर ही इसका गुरुत्व केंद्र भी होता है, जो ज़रूरी नहीं है कि इस कट पर ही हो। गुरुत्व केंद्र का मतलब जिस पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है, इस पूरे ट्राइंगल का वेट जिस बिंदु पर होता है उसको जी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र जी कहते हैं। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, क्या है? एक ट्राइंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3 जिसके वर्टेक्सेस हैं उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो हमेशा किसी न किसी एक मीडियन पर ही होता है। उस जी के कोऑर्डिनेट जो होते हैं बेटा वो होते हैं x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो कभी कभी क्वेश्चन में सीधे सीधे 3 कोऑर्डिनेट दे करके आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे करके आपसे पूछ लेगा कि इस ट्राइंगल का गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए। तो वो कैसे आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? x1 + x2 + x3/3 x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 + y2 + y3/3 y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक और नया फॉर्मूला आपको मिल गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एक्सरसाइज का ही है, एनसीईआरटी का। पॉइंट दिए हुए हैं, एक बिंदु ए दिया है, एक बिंदु बी दिया है। ए 3,2 बी 5,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु पी है जो 1:2 के रेशियो में कट करता है। अगर ये बिंदु पी 3x - 18y + k रेखा पर स्थित है
तो इस के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इस के का मान कितना होगा। तो सबसे पहले बिंदु पी को ही हमें फाइंड करना ले रहेगा। निकाल लीजिए बेटा m1 और ये m2, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3 1 प्लस 2, ठीक है। ऐसे ही 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, वही लगाया मैंने फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 5 और ये 6 11/3, ये हो गया 1 प्लस 4 5 5/3, 11/3 और 5/3 वो बिंदु है, यानी x कोऑर्डिनेट हो गया 11/3, y कोऑर्डिनेट हो गया 5,3। ये बिंदु रेखा 3x माइनस 18y प्लस के बराबर 0 पर स्थित है तो कर दीजिए स्थित, यानी x की जगह पर क्या रखेंगे 11/3 और y की जगह पर क्या रखेंगे 5/3, लगा दीजिए। 3 इंटू 11/3 माइनस 18 इंटू वाई 5/3 प्लस के बराबर 0। सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 से 3 1 कट गया, 3 6 18, 6 5 30, 11 माइनस का 30 प्लस का के इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बेटा, 30 इधर चला जाएगा, 11 माइनस का हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। के का मान आ गया 19 के का वह मान है जिसके लिए पी बिंदु पी रेखा इस पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपी की बुक का। बिंदु दे रखे हैं ए और बी, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10,-6, बी दे रखा है k,4। कोई पॉइंट सी मैंने मान लिया है a, b है, इसके कोऑर्डिनेट a, b हैं, जो क्या है मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। क्या है मिड पॉइंट। बच्चों मिड पॉइंट है तो क्या होगा, एक्चुअली में 1:1 में बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिवाइड करेगा। और साथ ही साथ दे रखा है कि यदि a-2b की वैल्यू 18 है तो फाइंड करनी है इस के की वैल्यू कितनी है, और साथ ही साथ बताना है कि इस जब के की वैल्यू आ जाएगी तो ए और बी के बीच की दूरी यानी ए बी की दूरी है कितनी, ये भी आपको बताना है। तो चलिए मैं अगर ए बी आपका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट होना चाहिए, तो 10 प्लस के अपॉन 2 के बराबर होगा, माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 के बराबर होगा। मिड पॉइंट ऐसे ही तो निकाल देते, इन दोनों का ही तो मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और बराबर रख दिया a, b के। तो a, b इक्वल्स टू 10 प्लस के अपॉन 2 और ये माइनस के 6 प्लस का 4 माइनस के 2 अपॉन 2 माइनस का 1। अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग कर दीजिए तो a की वैल्यू आ गई 10 प्लस के अपॉन 2 और b की वैल्यू आ गई माइनस के 1। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। a माइनस 2b की वैल्यू है 18, यहाँ लगा देंगे हम a यानी कि 10 प्लस के अपॉन 2 माइनस 2b, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस के 2 इंटू माइनस के 1 बराबर 18। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। करिए ज़रा सॉल्व, कितना होगा बेटा 10 प्लस के और ये प्लस का हो जाएगा 2 और ये अपॉन में 2 था यहाँ बराबर 18। ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 16 हो जाएंगे। 10 प्लस के अपॉन 2 इजकल टू 16 में 2 से क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 32 और ये 10 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ गया 22। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। k की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई 22। अब इस k की वैल्यू को अगर आप यहाँ रख दोगे तो a तो आ गया आपका 10 माइनस के 6 और b आ गया आपका 22,4। अब क्या करना है आपको, अब सिर्फ इतना काम करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। एक है x1 y1, एक है x2 y2, तो दूरी आ जाएगी बेटा ए बी बराबर रूट में है x2 माइनस x1, 22 में से 10 गए तो 12 का स्क्वायर, प्लस x2 y2 माइनस y1, 4 में से घटाने माइनस के 6 जुड़ जाएंगे यानी 10 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 144 प्लस 100 यानी कि 244 रूट के अंदर। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने देखे इतने टाइप के ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन होने पर फॉर्मूले की हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और साथ ही साथ में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। इसी के साथ 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी समाप्त हो जाएगी।
10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल इतना ही है, ट्राइंगल का एरिया निकालने तक और सेक्शन फार्मूले के यूजेस तक। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपको टिपिकल लगता है, समझ में नहीं आता है। मेरी स्पीड बेटा थोड़ी सी ज़रूर फास्ट है, मैं अपने अच्छे बच्चों से ही कहूँगा कि अपनी स्पीड ज़रूर फास्ट बनाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्पीड फास्ट का ही खेल है सारे कंपटीशन एग्जाम सब कुछ टाइम पर ही डिपेंड करते हैं, स्पीड पर ही डिपेंड करते हैं। कितने मिनिमम समय, आप लोग अक्सर सुनते होंगे लोगों से कि मैथमेटिक्स में टाइम कम पड़ जाता है, आपने भी पेपर दिया है कभी तो उसमें भी मैथमेटिक्स में टाइम कम पड़ जाता है, तो इसलिए आप लोग स्पीड बनाइए, नो प्रॉब्लम। कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, वीडियो को बार बार पॉज कर करके आप लोग अपना नोट डाउन कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। और साथ ही साथ में अगर बहुत स्पीड लग रही है तो यूट्यूब में आपके पास इतनी फैसिलिटी उपलब्ध है कि आप उसकी स्पीड को स्लो कर लें और फिर उस हिसाब से देख लें और समझ लें। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कई बार आपको कई सारे क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप उसको दोबारा से देख लीजिए। कोई भी न्यू दर्शक या न्यू साथी हमसे जुड़े हैं तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जो भी वीडियोस हैं उनको समय से मिलती रहेंगी और प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को देख लें। कहीं कहीं कोई वीडियोस आपको ऐसा है कि किसी और क्लास में जाकर के मिले, कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो वो 9th की क्लास में 10th की क्लास में जाके मिले, या कुछ और आपको पढ़ना है वो 11th में जाके मिले, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड। जय हिंद।